ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, जो बहुत जबरदस्त है, गहरी है, उसका अगर 10% भी अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो भी ये देश जो है ना, जिसको बोलते हैं विश्व गुरु बनना है, बहुत महान देश बनना है, सुपर पावर बनना है, सिर्फ 10% भी अगर इंप्लीमेंट करती बाबा साहब की थिंकिंग, तो हम जो है इस देश में इतनी कैपेसिटी है कि बहुत जल्दी जो है ये देश सुपर पावर बन सकता है। ये देश में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड इस कंट्री में है, चाइना में भी नहीं है। द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन दिस कंट्री। अगर यूरोप में जाओगे तो जिस दिन अगर सूरज दिखा तो लोग खुश हो जाते हैं। यहां तो साल भर सूरज ऊपर है। पेरियडियल रेनफॉल ऐसा बोलते हैं 180 सेंटीमीटर, अभी तो बढ़ गया रहेगा। मिनरल्स, डायवर्सिटी, जोग्राफिकल, कोई देश में है इतने बड़े ऊंचे, इतने ऊंचे पर्वत कोई देश में है? कौन से देश में हिमालय है? रिवर्स, डेजर्ट्स, यू नेम इट। ये देश जो है वो जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली इतना रिच है, उसके बाद भी हम लोग इतने पुअर है क्योंकि इस देश में जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट ही नहीं है। फॉरेस्ट, जो फ्लोरा फाउना की डायवर्सिटी इस देश में कहीं नहीं है, बावजूद उसके ऐसा क्यों है? तो जो तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था, इलिटरेसी। गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि हर सिटीजन को फ्री एजुकेशन, आप जितना पढ़ना चाहते पढ़ो, गवर्नमेंट पैसा देगा। और ऐसा होता है, चाइना में 25% जो जीडीपी होता है वो एजुकेशन के ऊपर जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, ये रोरिंग टाइगर, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, रोरिंग टाइगर से इसका एक ही सीक्रेट था, एजुकेशन। सिटीजन को एजुकेशन दे दो, आप सबको एजुकेशन दो फ्री में, जो पढ़ना चाहता पढ़ाओ, उसमें किसी को रोको मत कि फी का बैरियर मत लाओ। अरे भैया क्यों पढ़ेगा वो पढ़ के, एजुकेशन का 2 मतलब होता है, और उसका सबसे दूसरा मतलब होता है कि वो देश का नागरिक बने। सिर्फ एजुकेशन स्किल के लिए नहीं होता है, तो एजुकेशन का दूसरा पर्पज होता है कि ये देश का अच्छा नागरिक बने। अच्छा नागरिक बनने की बात तो दूरी है एजुकेशन सिस्टम में। तो जब तक इग्नोरेंस नहीं जाता इस देश से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बेवरेज ने अपने देश के बारे में कहा था, और कहा था स्क्वैलर इज द फोर्थ एनिमी, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। अगर हाउसिंग और सैनिटेशन अगर हम लोगों को नहीं देते हैं तो बाकी सारी चीजें आ जाती है। सैनिटेशन अच्छा है तो डिसीजेस आते हैं, डिसीजेस आते हैं तो पॉवर्टी आती है। तो ये सारी चीजें अपने से एक मिक्स से संबंधित है। और पांचवा जो एनिमी है वो है आइडलनेस। बेवरेज ने बोला आइडलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बाबा साहब की दूरदृष्टि, आपको पता रहेगा कि भारत का पहला जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो किसने बनाया? भारत का पहला जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आइडिया बाबा साहब की है। अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें कहीं दिखता नहीं है, अभी प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है। बाबा साहब ने उस वक्त कहा था, और आज भी वो चीज वैलिड है, कि हर जगह पे मार्केट सक्सेसफुल नहीं होता। जहां ट्रेडिंग है वहां मार्केट की जरूरत है, जहां छोटे मोटे प्रोडक्ट है वहां मार्केट की जरूरत है। लेकिन हर जगह जो है वो मार्केट फेल होता है, सक्सेस होता है ऐसा नहीं है। बहुत जगह मार्केट फेल होता है, बहुत जगह गवर्नमेंट फेल होती है। तो बाबा साहब ने कैटेगरी के लिए बताया कि भैया कुछ कुछ जो सेक्टर है उसमें मार्केट को मत एक्सेस दो। अभी जैसे देखो कितना डीप थिंकिंग है, जैसा इंश्योरेंस सेक्टर है। अब सोचो इंश्योरेंस सेक्टर, हम लोग सारे इंश्योरेंस का पैसा भरते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उसका यूज नहीं करते। पैसा किसके पास जाता है? अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है तो बहुत सोचने वाली बात है। कुछ कुछ जो गुड्स है, कुछ कुछ जो सर्विसेज है, उसमें अगर प्राइवेट पार्टी एंटर होती है तो फेल होती है। दैट्स अ फेलियर ऑफ मार्केट। बहुत डीप कंसेप्ट है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं। मैं मतलब आपको कहा कि इसको घंटों तक बात कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि 2 पीएचडी वाला आदमी, मतलब वर्ल्ड का पहला आदमी जिसने 2 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी का डिग्री लिया है, तो कोई ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं है वो। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि जो थिंकिंग थी उनकी वो इतनी एडवांस थी कि आगे चल के कुछ कुछ लोगों को, एक आदमी है अफ्रीकन अमेरिकन पहला आदमी जिसको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, जिसने कैपिटल और लेबर का संबंध निकाला। और आपको पता रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एग्रीकल्चर और लेबर इसके बारे में बहुत सुंदर पेपर लिखा है, और कंसेप्ट सिमिलर है। इज द फर्स्ट रेसिपिएंट, उसका नाम भी बताऊंगा आपको, नोबेल प्राइज इन प्रोफेसर लेविस। इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज। एक पहली औरत है जिसने नोबेल प्राइज जीता है, पहली औरत, उसका नाम भी मैं आपको बताता हूं। और उसकी कंसेप्ट देखो कितनी है, कितनी सुंदर कंसेप्ट है, और कितनी बाबा साहब के कंसेप्ट के साथ मैच होती है। उसका नाम है एलेनोर ऑस्ट्रॉप। शी इज द फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जिसने नोबेल प्राइज जीता है। उसका कंसेप्ट क्या है? इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑल अबाउट ग्रीड। एडम स्मिथ भी जो है वो ऐसा नहीं बोलता था कि इनविजिबल हैंड के बारे में उसने बहुत बातें की है, ठीक है, लेकिन एडम स्मिथ का भी अगर इकोनॉमिक्स लिखेंगे तो वो जो है वो सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं है।
ग्रीड के ऊपर कोई इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती. इफ यू बिगिन समथिंग विथ ग्रीड इन योर माइंड, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू द टोटल कोलैप्स. होने वाला है वो. तो ये जो एलिनार है जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि भैया जो कम्युनिटीज अगर साथ में आके काम करते हैं कोऑपरेटिवली, तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होते हैं. सोच के देखो, अगर कोई कम्युनिटी साथ में अगर रिसोर्स को मैनेज करती है तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है. अभी आपको पता रहेगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि बॉम्बे में एक मिल शुरू की जाए, और उनको ऐसा लगता था कि वो मिल के ओनर जो है वो मिल के लेबरर्स है. आपको समझ में आ रहा है? वो जो मिल की ओनरशिप है वो उन्हीं के पास हो जो उस मिल में काम करते हैं. ये जो बिजनेस मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत एडवांस थिंकिंग है. इसके ऊपर अभी लोग सोच रहे हैं, जैसे मतलब गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर, इसके ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज मिला है. क्योंकि मार्केट को आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते. जिस दिन आपने मार्केट को खुला छोड़ दिया तो पूरा हैवॉक क्रिएट होता है. विदाउट स्टेट इंटरवेंशन नथिंग कैन वर्क. जैसा भी आरबीआई है, अगर आरबीआई रेगुलेट नहीं करता कोई चीजों को तो इकोनॉमी काम नहीं कर सकती है. अभी देखो, बाबा साहब की थिंकिंग जो इतने साल पुरानी मतलब पहले की थिंकिंग थी, उस थिंकिंग को फिस्कल पॉलिसी में लाया गया है. आपको पता रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी, मेरे डॉक्टर साहब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिवीजन में काम करते हैं. तो एक होता है फिस्कल पॉलिसी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड क्या बोला है देखो, मतलब बाबा साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स ऑन रिकॉर्ड. तो जो ये है फिस्कल पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में बताते हुए बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स है उसके बारे में बाबा साहब ने कहा, वी होप that parliament will take this matter seriously and keep on enacting laws so as to limit the borrowing authority of the union. I go further and say that I not only hope but expect that the parliament will discharge its duties under this article. ये बाबा साहब ने लिख के रखा है. और एनके सिंह कमेटी जनवरी 2017 उसने क्या बोला है, द इनैक्टमेंट ऑफ दिस डेट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट and the supporting legislative changes can indeed achieve the fulfillment of Ambedkar's vision. सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, सिर्फ आपकी ये ऑर्डिनरी मतलब वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात नहीं. वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे बाबा साहब के तो घंटे चले जाएंगे. जो उन्होंने इस देश के लिए किया है, जो कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का इस देश के लिए रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट्स कहां पे हो, एयरपोर्ट्स कहां पे हो, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी. बाबा साहब ने बोला स्ट्रैटेजिक रेलवे इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इंडिया का, बाबा साहब जो हम लोग देखते हीराकुंड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट. बाबा साहब बनना जो है, बाबा साहब के समान सोचना इतना ऑर्डर नहीं. हम तो काफी अलग अलग चीजों पर बात करते हैं, लेकिन आज तक हमने बाबा साहब को एज ए इकोनॉमिस्ट जो है वो देखा नहीं है. जिस दिन हम बाबा साहब के अगर मतलब इकोनॉमी को हम लोग टच करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तब हमें पता चलेगा. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोलती है कि कैन इंडीड अचीव द फुलफिलमेंट ऑफ अंबेडकर्स विजन एंड कमिटमेंट गिवन ड्यूरिंग द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फिस्कल जो तुम्हारा डिफिसिट हो कितना, कैसे मतलब मार्केट में मनी को कंट्रोल किया. बड़े डीप टॉपिक है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं. लेकिन अगर हमें बाबा साहब के अगर विजन को देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाबा साहब की जो इकोनॉमिक थियरी है वो हम बड़े तरीके से कर सकते हैं. लेकिन यहां कुछ मुद्दे हैं जो मैं बताऊंगा आपको, कि जैसे फोकस ऑन कॉमन मैन. बहुत जरूरी है कि भारत के हर नागरिक के ऊपर इकोनॉमी का फोकस हो, सिर्फ एक तबके के ऊपर नहीं हो कि जो भैया डोमिनेंट तबका है उसके ऊपर. दूसरा है वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी. सारे लोगों का कैसे कल्याण हो, सारे लोगों का कैसे कल्याण हो. दूसरा है कि भारत के लोगों का परचेसिंग पावर कैसे बढ़े. जैसे मैंने कहा 2/3 ऑफ इंडिया के पास परचेसिंग पावर ही नहीं है. 2/3 ऑफ इंडिया के पास परचेसिंग पावर नाम की चीज ही नहीं है. सब सहारन इतनी पॉवर्टी है. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. बाबा साहब का जो अप्रोच था डेवलपमेंट का वो एक नहीं था, मल्टी प्रॉन्ग, मल्टी डायमेंशन. बाबा साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत देते हैं स्कोप. जब वो मतलब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में बाबा साहब ने बोला कि बहुत सारा कैपिटल भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डालो, लेकिन हुआ नहीं. आज देखते हैं कि हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो निगेटिव है.
देयर इज जीरो ग्रोथ, निगेटिव ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इतनी इस देश की हालत खराब है। अर्बनाइजेशन, बाबा साहब ने बोला था कि अर्बनाइजेशन जो है ये इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, क्योंकि वहां बहुत सारी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी। जो बॉम्बे में पॉसिबिलिटी है वो कोई गांव में नहीं है। बाद में पब्लिक ओनरशिप ऑफ द इसेंशियल रिसोर्सेज, जो इसेंशियल रिसोर्सेज है पब्लिक के, वो पब्लिक के पास ही होनी चाहिए। अमेरिका का सक्सेस जो हुआ है उसके पीछे है बहुत बड़ा ये राज, वो है नेशनलाइजेशन। सारी की इंडस्ट्री को फंड करती गवर्नमेंट, आपकी मोटर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं। और चाइना का पता है कि सारी ओनरशिप जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट की है। अब हुआवे कोई भी कंपनी उठाओ उसमें गवर्नमेंट ऑफ चाइना के स्टेक्स है ही। बाद में जो पॉलिसीज होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो आप रैंडम नहीं कर सकते, आपको टारगेटेड करना पड़ता है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम जो पॉलिसी है वो टारगेटेड है, उससे सुंदर पॉलिसी नहीं हो सकती कोई। और जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्टिव रोल प्ले करे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक राइट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में बदल जाए। हम लोग बातें कर रहे हैं इधर इस यहां फाइट करने की, वहां फाइट कर रहे हैं, एक फाइट और लड़नी है हमें कि जो इकोनॉमिक राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स कैसे बने। तो बहुत सारी चीजें हैं बाबा साहब के इकोनॉमिक्स के बारे में, मैं काफी चीजें मतलब बयान कर सकता हूं आपके सामने, काफी चीजें रख सकता हूं, काफी चीजें हैं बोलने के लिए। पर्टिकुलरली जो मतलब आरबीआई है उस कॉन्टेक्स्ट में तो बाबा साहब का जो मतलब थिंकिंग है, आरबीआई को छोड़ दो, लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ करेंसी कि बुद्ध के वक्त करेंसी कैसे थी, फिर उसके बाद अशोक आया उसके वक्त करेंसी कैसे थी, फिर उसके बाद जो मतलब इस्लाम का जो ये उनकी करेंसी कैसे थी, पूरा लिस्ट है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने देश में कैसे किस प्रकार की करेंसी देखी, कितना प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी करेंसी बनाई, और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो पावर गया तो उन्होंने कैसे भारत की जो करेंसी उसका खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उसको अनस्टेबल बना के रख दिया। और बाबा साहब ने लिखा यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब जो ये है इसमें लिखा है स्टेबिलिटी। बाबा साहब ने बोला कि स्टेबिलिटी जब तक नहीं रहती कोई भी इसमें एक्सचेंज में, तब तक वो देश जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज 10 रुपया है, कल 50 रुपया हो गया, तो कैसे आप करोगे, नहीं कर सकते। तो जो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स है उसमें तो बहुत सारी चीजें, एक मैं जैसे बताया कि नेशनल यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलर उसके ऊपर पीएचडी कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसने बाहर लाई है, और बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि एज एन अम्बेडकर राइट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम मतलब इकोनॉमिस्ट है, मैं काफी खुश हुआ कि हमारे काफी भाई जो है यहाँ मतलब आरबीआई में इकोनॉमिस्ट का काम करते हैं। बाबा साहब की अगर इकोनॉमी पढ़ोगे, बाबा साहब के विचारों के साथ आप जिस दिन मतलब एंगेज होना शुरू हो जाओगे, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आयाम, एक नया विजन, मैं कहूंगा हर दिन ओपन करेगा। इतनी डेप्थ उस राइटिंग एंड स्पीचेस में है। तो इतना कहते हुए मैं रुकूंगा यहाँ पे। आपने मुझे बुलाया, डॉक्टर प्रशांत रामटेके साहब, हमारे ऑफिस वीरेंद्र कुमार जी और आप सारे लोग, डिफिकल्ट टाइम है ये, घर जाने का वक्त है, लेकिन बावजूद उसके आपने बैठ के मुझे सुना, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।